नमस्कार, मैं हेमंत कुमार। आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। बीजेपी को हराने के लिए, नरेंद्र मोदी को देश की सत्ता से बाहर करने के लिए गैर बीजेपी विपक्षी दलों ने अपना कदम बढ़ा दिया है। बेंगलुरु की बैठक में विपक्ष ने अपने मोर्चे का नया नाम तय कर दिया है। नाम है इंडिया। तो नारा है उनका, इंडिया जीतेगा, बीजेपी हारेगी, भारत जीतेगा, भाजपा हारेगी। तो बेंगलुरु की बैठक में यही नारा निकल कर के आया है। ये मोर्चे का नाम तय हो गया है। और वहाँ जो आज सबसे बड़ी बात हुई कि जिनके बारे में, जिन दो नेताओं के बारे में, जिन दो मुख्यमंत्रियों के बारे में यह कयास लगाया जा रहा था कि इनको डील करना, इनको इनके साथ तालमेल बिठाना बहुत मुश्किल है, उसमें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम लिया जा रहा था। लेकिन आज विपक्ष की बैठक के बाद जो नज़ारा सामने था, उसको देखने से यह साफ साफ दिख रहा था कि अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी दोनों को बहुत बेहतरीन ढंग से साध लिया गया है, उनके साथ तालमेल बन गया है। यही वजह थी कि जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने सबसे पहला नाम लिया ममता बनर्जी का, उसके बाद अरविंद केजरीवाल का। और जब लोगों उनमें से प्रेस को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया, तो खड़गे के बाद ममता बनर्जी आई और उसके बाद अरविंद केजरीवाल आए, और दोनों ने काफ़ी सधे हुए अंदाज में, काफ़ी विस्तार से अपनी बात रखी। और इससे ये स्पष्ट हो गया कि इन दोनों के साथ विपक्षी दलों का तालमेल जो है वो अब एक तरह से उनका कॉम्बिनेशन बढ़िया बन गया है। और इनके बारे में जो आशंका जताई जा रही थी कि इनको साधना, खास करके ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में उनके साथ तालमेल बिठाना मुश्किल होगा, क्योंकि वहाँ कांग्रेस भी है, लेफ्ट भी है। उधर दिल्ली में वहाँ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ ये काफ़ी प्रतिद्वंदिता रहती है, तो इनको साधना काफ़ी मुश्किल होगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इन दोनों के को जितनी वहाँ पर तवज्जो दी गई, उससे साफ लग रहा था, साफ दिख रहा था कि इन दोनों ने एक तरह से आगे बढ़ करके हाथ थामा है। और जो ममता बनर्जी ने पटना की बैठक में 23 जून को कहा था, वी आर यूनाइटेड, वी विल फाइट यूनाइटेडली, उसको आगे उन्होंने बढ़ाया। वहाँ पर उन्होंने कहा कि भारत को बचाना है, इंडिया को जिताना है, इंडिया जीतेगा, भाजपा हारेगी, भारत जीतेगा, भाजपा हारेगी। तो ये उन्होंने नारा दिया ममता बनर्जी ने, और कहा कि हम लोग सब लोग एकजुट हैं संविधान को, लोकतंत्र को बचाने के लिए। देश संकट में है। ये तमाम बातें वहाँ पर हुई। और वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले नीतीश कुमार, लालू यादव वहाँ से निकल चुके थे, क्योंकि वहाँ कहा बताया गया, खड़गे ने बताया कि कुछ लोगों की फ़्लाइट थी और राइट टाइम फ़्लाइट थी, इसलिए उन लोगों को जाना पड़ा है यहाँ से। और जो लोग जिनको देर से निकलना है, वो लोग यहाँ उपलब्ध हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। तो वहाँ ये भी तय हुआ कि अब हम मुंबई में मिलेंगे, महाराष्ट्र में मिलेंगे, और महाराष्ट्र में तय होगा कि जो इंडिया बना है उसका चेयरपर्सन कौन होगा, उसका कन्वीनर कौन होगा। तो ये जो सूत्रों के हवाले से जो बातें आ रही है सामने, उसमें ये है कि सोनिया गांधी चेयरपर्सन होंगी और नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जा सकता है। और वहाँ पर ये जो अलग अलग कमेटियाँ बनेंगी, जिन कमेटियों का काम है कि वो अलग अलग राज्यों में तालमेल बिठाने के लिए, सीट शेयरिंग तय करने के लिए, 1-to-1 फाइट तय करने के लिए, उम्मीदवार तय करने के लिए, इन सवालों पर बातचीत होगी। एक सेंट्रल सेक्रेटेरिएट दिल्ली में बनेगा, जो विपक्ष का एक तरह से कार्यालय होगा, और जो उसको कह लीजिए कि वार रूम होगा, जहां से बीजेपी का मुकाबला किया जाएगा। वहाँ जो ये इंडिया के जो लोग हैं, उसके लोग वहाँ बैठेंगे। तो ये तमाम बातें वहाँ तय हुई। और इससे ये है
कि विपक्ष की जो आज एकजुटता वहाँ दिखी, और दूसरी तरफ जो दिल्ली में जो बैठक अभी चल रही है, उस बैठक से ये उस बैठक में जितने दलों को बुलाया गया है और ये बताया गया है कि 26 बनाम 36 या 38, उसमें वो दिखाने की कोशिश की गई कि हमारे साथ अधिक से अधिक लोग जुट रहे हैं। लेकिन यही संकट है जो बीजेपी के आंतरिक ये अंतर्विरोध को दिखा रहा है कि एक समय में, बस बहुत पहले नहीं बल्कि 1 साल पहले ही ये जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा था कि इस देश में तमाम क्षेत्रीय पार्टियां समाप्त हो जाएंगी, सिर्फ बीजेपी रह जाएगी, क्योंकि हमारे पास विचारधारा है, सिद्धांत है, संगठन है, और कोई पार्टी यहाँ बचेगी नहीं। इसकी काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया हुई थी और छोटे दलों ने इसको चुनौती माना था अपने अस्तित्व को लेकर के। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा था कि एक अकेला सब पर भारी, लेकिन आज स्थिति यह है कि उनको तिनका तिनका जोड़ना पड़ रहा है। उनको तमाम ऐसे दलों को जिनका नाम भी पहले लोगों ने नहीं सुना था, वैसे लोगों को भी लेकर के वो आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो विपक्ष की एकजुटता है, जो गोलबंदी है बीजेपी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ, उसको देखते हुए बीजेपी काउंटर जो नैरेटिव बनाना चाहती है, जो बीजेपी जो अपनी एकता बनाना चाहती है, वो एक तरह से उनके ऊपर एक दबाव भी है राजनीतिक रूप से कि उनका मुकाबला करने के लिए, विपक्ष का मुकाबला करने के लिए आपके पास क्या क्या हथियार है। तो उसमें ये है कि विपक्ष के मुकाबले में अधिक से अधिक दलों को दिखाया जाए कि हमारे साथ अधिक से अधिक दल हैं। दूसरी ओर बिहार जो जिस पर खासी नज़र है, यहाँ लालू यादव हैं, यहाँ नीतीश कुमार हैं, और यहाँ की जो पार्टियां हैं जिसमें से चिराग पासवान की पार्टी, पशुपति कुमार पारस की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, ये और मुकेश सहनी तो आज की बैठक में वहाँ नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि मुकेश सहनी भी जाएंगे। एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये तमाम लोग हैं जिनके बारे में जो कहा जा रहा था कि ये असमंजस की स्थिति में है, बाद में धीरे धीरे सब लोग गए वहाँ पर, लेकिन इन तमाम लोगों को आप देखेंगे कि इन तमाम लोगों को केंद्र सरकार की सिफारिश पर इनको किसी को वाइट कैटेगरी की, किसी को जेड कैटेगरी की सुरक्षा पहले ही दी जा चुकी थी। उसमें तमाम लोग हैं, मुकेश सहनी हैं, उसमें चिराग पासवान हैं, उसमें उपेंद्र कुशवाहा हैं, जीतन राम मांझी हैं, उनके पुत्र हैं। तो इन लोगों को जो सुरक्षा मिली थी वो एक तरह से सहमति के आधार पर ही मिली थी, और जो लोग भी जिनको भी ये लग रहा था, चाहे जो लोग ये फैला रहे थे कि ये लोग नाराज़ हैं, पता नहीं ये लोग उनके साथ रहेंगे या अलग हो जाएंगे, इसमें कोई दम नहीं था। ये आपसी सहमति थी, और एक तरह से हेडलाइन क्रैक करना जिसको कहते हैं, हेडलाइन मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, उसी रणनीति के तहत इन तमाम लोगों को अंतिम दिन 1-2 दिन पहले धीरे धीरे लोगों को बुलाया गया, और ये मीडिया में ये खबरें आने लगी कि चिराग पासवान ने एनडीए ज्वाइन किया, तो ये उपेंद्र कुशवाहा ने ज्वाइन किया, जीतन राम मांझी तो पहले ही से उनके साथ थे। तो ये पूरा एक जो नैरेटिव बनाया जा रहा था, उससे ये लग रहा था कि जो इनका कुनबा जो है वो मजबूत हो रहा है। लेकिन सवाल अभी भी है कि क्या बीजेपी का आत्मविश्वास डिगा हुआ है, हिला हुआ है? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी का आत्मविश्वास हिला हुआ है कि वो विपक्ष के उन तमाम लोगों को एकजुट कर रहे हैं, जिसमें कुछ लोगों के पास जो संसदीय या विधानसभाओं में कुछ ताकत है या नहीं भी है, ऐसे लोगों को भी जुटा रहे हैं। दूसरी ओर उनके पास जो विपक्ष के ऊपर हमला करने का जो ये है, जो नारा है, उसमें भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। नरेंद्र मोदी जी ये आज भी उन्होंने कहा कि ये भ्रष्टाचारियों का जुटान है, भ्रष्टाचारी एकजुट हो रहे हैं। बीजेपी का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है वो उसके ये केंद्रीय पार्टी का हो या राज्यों का हो, अलग अलग ढंग से किसी ने कहा कि ये चोरों की बारात है, उसमें कोई दूल्हा नहीं है। तो इस तरह की तमाम बातें की जा रही थी। लेकिन एक बात स्पष्ट हो गई है, एक बात साफ हो गई है कि इस पूरे राजनीतिक लड़ाई में जो 2024 के लोकसभा चुनाव को देख करके लड़ी जा रही है, उस लड़ाई में ये जो गैर बीजेपी विपक्ष जो है वो आज की तारीख में बढ़त हासिल किए हुए है। वो बैठक उसकी पहले हुई थी, पहली बैठक पटना में हुई, दूसरी बैठक उसकी बेंगलुरु में हुई, अब तीसरी बैठक मुंबई में होगी, जहां और बातें तय होंगी, जहां चेयरपर्सन तय होगा, कन्वीनर तय होगा,
बाकी जो अलग अलग कमेटियां बनेंगी वो सारा तय होगा। तो ये विपक्ष आज की तारीख में ज़्यादा बढ़त लिए हुए दिख रहा है। उसके मुकाबले बीजेपी उसको ट्रेल कर रही है, एक तरह से उसके पीछे पीछे चल रही है। वह उसी तर्ज पर अधिक से अधिक लोगों को जुटा रही है। तो एक साल पहले जो जितना आत्मविश्वास लग रहा था बीजेपी के पास, प्रधानमंत्री के पास, अमित शाह के पास, जेपी नड्डा के साथ, वो विश्वास उनका हिला और डिगा हुआ लग रहा है। यही वजह है कि इतनी बड़ी कवायद हो रही है और जो मीडिया परसेप्शन बनाया जा रहा है। तो इसकी एक वजह यह है कि विपक्ष आज की तारीख में बढ़त लेता हुआ दिख रहा है बीजेपी के ऊपर में, राजनीतिक रूप से भी। क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज यह भी कहा कि हम लोग जो जुटे हैं 11 राज्यों में हमारी सरकार है और हम लोग काफ़ी मजबूत स्थिति में हैं। हम अपने सहयोगियों को एकजुट करके और बीजेपी का मुकाबला करेंगे और नफरत और विभाजन की जो राजनीति है, लोकतंत्र पर जो खतरा है, उसको हम लोग उसका मजबूती से मुकाबला करेंगे और बीजेपी को सत्ता से बाहर करेंगे। वहाँ राहुल गांधी का भी संबोधन हुआ और राहुल गांधी वो अंतिम वक्ता थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के, और उन्होंने भी यही बात कही कि हम कोई अपने लिए यहाँ एकजुट नहीं हुए हैं, बल्कि हम लोग देश को बचाने के लिए एकजुट हुए हैं। हमारा लक्ष्य है भारत को बचाना, इसीलिए हम लोग एक मंच पर आए हैं और भारत को हम लोग बचाने के लिए एकजुट हुए हैं। फिलहाल इतना ही। हमारा यह विश्लेषण अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।